नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में AWS RDS के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। AWS RDS क्या होता है, कितने तरह का RDS अवेलेबल है, अमेज़न कितने तरह का RDS प्रोवाइड करता है, उसके बारे में और उसके फीचर्स के बारे में डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं AWS का एक RDS के ऊपर में सीरीज़ बना रहा हूँ, जिससे आपको RDS का प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महातो यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए लिनक्स, AWS और डेवऑप्स का प्रीमियम कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का जो है क्वेश्चन या किस तरह का जो है स्किल को सीखना है AWS के ऊपर। तो उस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम समझते हैं RDS के बारे में। व्हाट इज RDS? RDS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, राइट। इट्स मैनेज DB सर्विस फॉर द DB यूजिंग SQL एज अ क्वेरी लैंग्वेज। ये RDS जो है AWS के एक मैनेज सर्विस है, जो कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस में क्वेरी सर्विसेज को हमको प्रोवाइड करता है। इट्स अलाउ टू क्रिएट डेटाबेसेस इन द क्लाउड दैट आर मैनेज बाय AWS। और हमें ये अलाउ करता है कि भाई हमारे जो डेटा सेंटर है, राइट, वह हम क्लाउड में हम बना पाए। डेटा सेंटर में हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को सर्वर बनाना पड़ता था। अब सर्वर के ऊपर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता था, उसके ऊपर में जो है हमें डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो डालना पड़ता था। बट यहाँ पर क्या है कि AWS मैनेज है, हमें केवल और केवल जो है डेटाबेस को मैनेज करना है। और बाकी जो भी बैकएंड में है, जैसे उसका डेटाबेस का कौन सा वर्जन होगा, उसका अपग्रेडेशन, पैचेस, उसके बैकएंड में जो सर्वर्स होंगे, उसके बैकएंड में जो हार्डवेयर्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, सब कुछ मैनेज करेगा AWS। हमें केवल फोकस करना है डेटाबेस के ऊपर में, राइट। तो AWS जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो डेटाबेस, जैसे कि हमें पोस्टग्रे प्रोवाइड कर रहे हैं, MySQL प्रोवाइड कर रहे हैं, MariaDB है, ओराकल है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, राइट, अरोरा है। तो अरोरा इसमें से जो अरोरा है, राइट, वो अरोरा AWS का खुद का प्रोप्राइटरी डेटाबेस है, राइट। जैसे कि पोस्टग्रे MySQL है, तो उसी तरह से ये भी एक अरोरा एक डेटाबेस है, राइट। बट इस AB डेटाबेस सर्वर जो है वो यह सर्वर टोटली जो मैनेज हो रहा है, और इस सर्वर का जो प्रोप्राइटर है, राइट, वो आपका AWS है, करेक्ट। चलिए हम समझते आगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ RDS वर्सेस डिप्लॉइंग DB ऑन EC2? देखिए, हम लोग RDS ये डेटाबेस हम कहें तो हम लोग डेटाबेस सर्वर जो है एक EC2 इंस्टेंस में भी बना सकते हैं, राइट। बट EC2 इंस्टेंस में बनाने से क्या होता है, और हम डायरेक्ट अगर RDS का सर्विसेज ले रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमको पता ही है कि RDS का एक मैनेज सर्विस है, यानी कि इसका जो भी मैनेजमेंट होता है, राइट, जैसे कि मैं बताया आपको, हार्डवेयर मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पैचेस हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, वो सारा का सारा चीज़ जो है मैनेज करता है AWS, राइट। तो वो सब में हमें ध्यान देना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली प्रोविज़न OS पैचिंग, ये ऑटोमेटिक जो है OS पैचिंग होता रहता है। कंटिन्यूस बैकअप एंड रिस्टोर टू स्पेसिफिक टाइम स्पैन, राइट। तो एक स्पेसिफिक टाइम स्पेस में हमेशा कंटिन्यू बैकअप होता रहता है, और कोई कारण से हमारा इंस्टेंस में इशू आ रहा है, राइट, हार्डवेयर फेलियर हो रहा है, सॉफ्टवेयर में इशू आ गया है, तो ऑटोमेटिक वो जो डेटाबेस रीस्टोर हो जाता है, जो कि बैकअप लिया गया है उससे, राइट। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ये बहुत ही हमें एक इंटरेक्टिव जो है डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, जहां पर हम डेटाबेस के एक्टिविटी को ट्रैक कर पाते हैं। जैसे कि हमारा जो डेटाबेस है, राइट, उसमें
कितने लोग उससे कनेक्टेड है, राइट, उसका लेटेंसी क्या है, राइट, वो जो डेटाबेस है उसका मेमोरी कितना चल रहा है, अभी सीपीयू कितना चल रहा है, राइट, कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल है, कितने फ्री स्पेसेस है, राइट, कौन सा जो ऐसा क्वेरी है जो क्वेरी काफ़ी समय ज़्यादा वो टाइम क्वेरी ले रहा है, राइट, क्वेरी कौन कौन सा क्वेरी चल रहा है, सब सारे चीज़ का जो है हम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में हम कर सकते हैं, राइट। रीड रेप्लिकास फॉर इम्प्रूव रीड परफॉर्मेंस। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए, जब एक डेटाबेस बनता है, राइट, तो डेटाबेस में क्या होता है, एक रीड और एक राइट परफॉर्म होता है, राइट। तो राइट जब होता है यानी कि कुछ हम डेटाबेस में हम लोग अपलोड करते हैं, कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट होता है। बट रीड भी होता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, राइट, ये जो ब्लॉग मैं बनाया हूँ, ये ब्लॉग आप देख रहे हैं, राइट, तो ये क्या है, डेटाबेस है, और इसको क्या कर रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ राइट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए डेटाबेस में आरडीएस में क्या फीचर्स है कि आप राइट करने के लिए एक अलग आरडीएस बना दो, जहाँ पर एक यूज़र उसमें केवल राइट करे, राइट, और वहाँ से रीड भी कर पाएगा, ऐसा बात नहीं है, बट केवल रीड करने के लिए एक स्पेसिफिक आप जो है सर्वर बना दो, जहाँ से यूज़र केवल रीड ही करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीड राइट ऑपरेशन एक में होगा और केवल रीड ऑपरेशन जो है एक जगह होगा, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा और लोड हमारा जो है काफ़ी मैनेज होगा, राइट। मल्टी एजेंट सेटअप फॉर डीआर, राइट। तो डिजास्टर रिकवरी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर में अचानक पावर चला गया, पूरा डेटा सेंटर ही चला गया, तो उस समय में आपका डेटाबेस एक्सेसिबल नहीं रहेगा। मान लीजिए जिस सर्वर के अंदर डेटाबेस डिप्लॉय है, राइट, वो सर्वर जो है नेटवर्क चला गया, काम करना बंद कर दिया, तो आपका डेटाबेस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर मल्टी अवेलेबिलिटी जोन हमें प्रोवाइड करता है कि डिजास्टर रिकवरी से बचने के लिए, राइट। ये सपोज मान लीजिए कि आपका एक आरडीएस का जो सर्वर है, इंस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक डेटा सेंटर बना हुआ है और दूसरा जो उसका बैकअप जो है इंस्टेंस, वो किसी और डेटा सेंटर में बना हुआ है जो कि बहुत उससे काफ़ी डिस्टेंस में है बट हाई बैंडविड्थ के साथ है। अचानक मेरा जो मेन जो डेटाबेस है वो काम करना बंद कर देगा, तो जो बैकअप वाला डेटाबेस है वहाँ से वो काम करना स्टार्ट कर देगा। मेंटेनेंस विंडोज फॉर अपग्रेड्स, तो इसका एक मेंटेनेंस विंडो होता है, उसमें ये अपना जो है अपग्रेडेशन का काम चलता है इसके अंदर में, राइट। स्केलिंग कैपेबिलिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इसके अंदर में जो स्केलिंग कैपेबिलिटी है वो ऑटो स्केलिंग भी अवेलेबल है, मैनुअल स्केलिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इसके अंदर में कैपेसिटी है स्केल करने के लिए, राइट। स्टोरेज बैक्ड बाय EBS, तो इसका जो यहाँ पर जो स्टोरेज हमें मिलता है वो GP2 मिलता है और IO1 मिलता है यहाँ पर, जो कि स्टोरेज काफ़ी जो है इंडस्ट्री में यूज किए जाने वाले हैं, राइट। बट एक लिमिटेशन क्या है, बट यू कैन नॉट SSH इन योर इंस्टेंस। एक लिमिटेशन है कि जैसे ये कि मैनेज सर्विस है और ये क्या करता है कि भाई जो डेटाबेस है, DBA है, वो केवल जो है डेटाबेस के ऊपर फोकस रखे, उसके बैकएंड की चीज़ के ऊपर फोकस ना रखे। इसीलिए यहाँ पर हमें SSH नहीं मिलता, यानी उसका जो जिस सर्वर के अंदर ऊपर में डेटाबेस डिप्लॉय है उस सर्वर का एक्सेस नहीं है, लेकिन हमें डेटाबेस का एक्सेस मिलता है, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द RDS बैकअप्स। जो RDS बैकअप है उसका बारे में थोड़ा हम लोग जो है डिटेल्स में समझते हैं। बैकअप्स आर ऑटोमेटिकली इनेबल इन RDS। जब भी हम RDS क्रिएट करते हैं, राइट, सो RDS क्रिएट करते ही हमारा क्या होता है कि उसमें ऑटोमेटिक जो है बैकअप इनेबल रहता है, राइट। ऑटोमेटिक बैकअप क्या होता है कि डेली बैकअप ऑफ डेटाबेस ड्यूरिंग द मेंटेनेंस विंडोज। एक मेंटेनेंस विंडोज होता है, राइट। विंडोज मतलब रात के जो है 11 बजे 11:30 बजे ऐसा कुछ विंडोज होता है, उसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वहाँ पर जो है जब वो मेंटेनेंस होता है उसी समय जो है और जो उसका जो बैकअप है वो हो जाता है, राइट। ट्रांजेक्शन लॉग्स आर बैक्ड अप बाय RDS एवरी 5 मिनट। हर 5 मिनट में जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन का लॉग जो है वो बैकअप होता है, राइट।
एबिलिटी टू रिस्टोर एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम ओल्डेस्ट बैकअप 5 मिनट्स। जैसे मैं बताया कि हर 5-5 मिनट में जो है हमारा बैकअप, जो ट्रांजेक्शन बैकअप होता रहता है, तो हम जो भी अगर कोई कारण से मान लीजिए कि मैंने कुछ डेटा को डिलीट मार दिया, राइट, तो वह डेटा को हम 5 मिनट के पहले जो डेटा था उस डेटा को हम लोग जो वापस कर सकते हैं, यानी 5 मिनट का आपको यहाँ पर लैग मिलेगा। 7 डे रिटेंशन पीरियड कैन बी इंक्रीज इन 35 डेज। बाय डिफॉल्ट जब हम RDS क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है 7 डे रिटेंशन पीरियड होना इनेबल रहता है, हम उसे बढ़ा करके 35 डे भी करते हैं। ये इंटरव्यू और क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं कि बैकअप का जो हम लोग ऑटोमेटिक जो बैकअप होता है RDS का, उसका रिटेंशन पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है और उसको कितना हम बढ़ा सकते हैं। तो आप तो दोस्तों याद रखिएगा कि 35 डेज तक हम जो है इसको बढ़ा सकते हैं। DB स्नैपशॉट मैनुअली ट्रिगर बाय यूज़र। DB का जो स्नैपशॉट होता है मैनुअली यूज़र के द्वारा ट्रिगर होता है। रिटेंशन ऑफ द बैकअप फॉर द लॉन्ग एज यू वांट। अब इस बैकअप को जितना दिन आप चाहे उतना आप रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सपोज आपको लगा कि भाई आज है सपोज 31, राइट, और आज तक मेरा जो डेटा मतलब फाइन काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ ये जो डेटा फाइन काम कर रहा है उसका मैं एक बैकअप रख लूँ, ताकि कोई कारण से अगर मेरा आने वाले समय में डेटाबेस में इशू आए तो वहाँ से फटाक से मैं रिस्टोर भी कर सकता हूँ। तो वो आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ RDS ऑटो स्केलिंग, राइट। तो RDS स्टोरेज ऑटो स्केलिंग क्या है? ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है RDS का, क्योंकि इसका आपको पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए, राइट, और या उसके अंदर में इतना जल्दी सपोज कि उसके अंदर डेटाबेस के अंदर में जो है कुछ चीज़ अपलोड हो रहा है और स्टोरेज भर जा रहा है, तो ऑटो उसको मैनुअल अगर आप इस स्टोरेज को बढ़ाने जा रहे हैं, राइट, सपोज मान लीजिए कि ट्रैफिक अचानक बढ़ गया आपका वेबसाइट का और वहाँ पर जो है पर सेकंड में 100 GB करके डेटा अपलोड हो रहा है, राइट, तो उस समय में अगर आप स्टोरेज को बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि आपका आउटेज हो जाता है। लेकिन आप ऑटो स्केलिंग इनेबल कर देते हैं तो आपको बहुत ही जो है बेनिफिट हो जाता है। हेल्प यू इंक्रीज स्टोरेज ऑन योर RDS DB इंस्टेंस डायनेमिकली। ये डायनेमिकली आपका इंस्टेंस का जो स्टोरेज है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। When RDS detects you are running out of the free storage, it scales automatically, right? तो मैं वही बताया कि जब आपका RDS को लगता है कि भाई ये हमारा जो RDS है, जो इसका जो स्टोरेज है वो भर रहा है, राइट, तो वो ऑटोमेटिक उसको स्केल कर देता है। अवॉइड मैनुअल स्केलिंग डेटाबेस स्टोरेज। आपका जो डेटाबेस जो है उसको मैनुअली जो है इंटरवेंशन वहाँ नहीं पड़ता है, जिसके अंदर मिस्टेक भूल जाने के कारण या मिस्टेक होने के कारण नहीं बनता। जैसे मान लीजिए कि एक डेटाबेस चल रहा है, अब रात को 2 बजे, राइट, रात को 2 बजे अचानक ट्रैफिक आपको बढ़ा और उस समय क्या हुआ कि आपका डेटाबेस का स्टोरेज भर गया। अब मैनुअली कोई पर्सन 2 बजे उतना अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पर जो है अगर ऑटो स्केलिंग है तो वहाँ पर आपका काम आ रहा है, राइट। यू हैव टू सेट मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड, राइट। आप अपना मैक्सिमम थ्रेशोल्ड स्टोरेज सेट कर सकते हैं। भाई मेरा जो ऑटोमेटिक जो स्टोरेज जो बढ़ेगा वह इतना तक बढ़ेगा, राइट। मान लीजिए कि आपका 100 GB आपका अभी डेटाबेस का स्टोरेज यूज़ हो रहा है, राइट, बट आप चाहते हैं कि इसका स्टोरेज जो है मैक्सिमम अगर ऑटो स्केलिंग हो तो बढ़े 150 GB, आप वो सेट कर सकते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली मॉडिफाई स्टोरेज। फ्री स्टोरेज इज लेस देन 10% ऑफ एलोकेटेड स्टोरेज। तो ऑटोमेटिक जो इसको स्टोरेज बढ़ता है, जैसे ही आपका जो स्टोरेज देखता है भाई 10% से कम आपका स्टोरेज अवेलेबल है, राइट, सो वहाँ पर ये आपका स्टोरेज को बढ़ा देता है। लो स्टोरेज लास्ट एट लीस्ट 5 मिनट्स, और ये 10% स्टोरेज है, एटलीस्ट 5 मिनट तक रहेगा, तो आपका जो है स्टोरेज को वो बढ़ाएगा। 6 आवर हैव पास सिंस लास्ट मॉडिफिकेशन। जब आप स्टोरेज को मॉडिफाई करते हैं, स्टोरेज को जब बढ़ाते हैं, तो आपका जो एक बार बढ़ा दिए, अब सेकेंड टाइम जब बढ़ा रहे हैं तो 6 आवर्स जो है आपको बाद ही बढ़ेगा, राइट। यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन विथ अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसका वर्कलोड हमें अनप्रेडिक्टेबल होता है, राइट।
कैसे ये वर्कलोड होता है अनप्रिडिक्टेबल? जैसे मान लीजिए कि जैसे एक यूट्यूब हुआ, इसका ही डेटाबेस है। अब कब को बंदा हमारे जैसा बंदा बनाने लगेगा वीडियो और अपलोड करने लगेगा, यूट्यूब को भी पता नहीं है। तो स्टोरेज अगर यूट्यूब के पास नहीं रहेगा तो हम लोग जब अपलोड करेंगे तो स्टोरेज जो है फेल हो जाएगा, राइट। तो वो अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड को काफ़ी हेल्प करता है। सपोर्ट ऑल RDS डेटाबेस इंजन, जो मार्केट में बहुत सारे जो पॉपुलर RDS डेटाबेस इंजन हैं उसको सपोर्ट करता है। जैसे MariaDB अवेलेबल है, MySQL है, PostgreSQL है, SQL सर्वर है, ओराकल है। तो ये सारे को जो है RDS सपोर्ट करता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल हम लोग समझते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरह का वीडियो आप चाह रहे हैं। तो वैसा वीडियो बना करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। व्हाट इज RDS रीड रेप्लिका वर्सेस मल्टी एजी, राइट। तो RDS का जो रीड रेप्लिका क्या होता है, मल्टी एजी क्या होता है, चलिए थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। रीड रेप्लिका क्या होता है? यू कैन यूज अप टू 5 रीड रेप्लिका विद इन एजेड अक्रॉस एजेड और क्रॉस रीजन। देखिए रीड रेप्लिका मतलब क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा डायग्राम सबको समझा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं हमारा एक एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। और एप्लीकेशन क्या कर रहा है, ये जो डेटाबेस है हमारा बना हुआ है उसमें राइट ऑपरेशन कर रहा है और रीड भी कर रहा है। अब ये एप्लीकेशन में बताया कि यहाँ पर एप्लीकेशन तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न है, जैसे मैंने ब्लॉग यहाँ पर राइट कर रहा है और ब्लॉग रीड कर रहा है। अब क्या है, ब्लॉग को एक बार राइट होने के बाद उसको केवल बंदा उसको रीड ही करता है। तो उसके लिए एक और RDS बना दिया गया है जिसका नाम दे दिया गया है इंस्टेंस रीड रेप्लिका। एक और इधर में बना दिया गया है। अब जब भी इस एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट आएगा रीड करने के लिए तो एप्लीकेशन क्या करेगा कि उसको यहाँ पर सेंड करेगा, रिक्वेस्ट को इसको यहाँ पर इस जगह में सेंड करेगा। इससे क्या हुआ कि इसके ऊपर में जो लोड है वो कम जाएगा और यह जो है रिक्वेस्ट का आपको आंसर देगा, राइट। सो इसी को हम लोग बोलते हैं रीड रेप्लिका। और ये जो है ये रीड रेप्लिका है, हम चाहे तो हम सेम अवेलेबिलिटी जोन बना सकते हैं, या एक हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन A में हो, एक हमारा मान लीजिए कि C में हो, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। या हम क्रॉस रीजन मतलब एक मुंबई रीजन में हो, एक जो है सिंगापुर रीजन हो, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, राइट। रेप्लिकेशन इज एसिंक्रोनस सो रीड आर इवेंचुअली कंसिस्टेंट। जो रेप्लिकेशन होता है वो सिंक्रोनस मोड में नहीं होता है, एसिंक्रोनस मोड में होता है। एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि रियल टाइम आपको रेप्लिकेशन नहीं होता है, कुछ समय का यहाँ पर आपका लैग रहता है। रेप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म टू देयर ओन DB। मान लीजिए कि प्रोमोटेड, मान लीजिए कि ये हमारा DB काम करना बंद कर दे तो ऑटोमेटिक जो रीड रेप्लिका का DB है वो मास्टर DB बन जाएगा और वो रीड राइट ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। तो इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। व्हाट आर द रीड रेप्लिकास यूज केस इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम रीड रेप्लिका का यूज जो है क्यों करते हैं और हमें कब करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चलिए समझते हैं। यू हैव अ प्रोडक्शन डेटाबेस दैट इज टेकिंग ऑन अ नॉर्मल लोड। आपके पास प्रोडक्शन डेटाबेस है जो कि एक नॉर्मल लोड में चल रहा है। यू वांट टू रन अ रिपोर्टिंग एप्लीकेशन टू रन सम एनालिटिक्स। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एप्लीकेशन है जो कि एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार करता है कि भाई सपोज मान लीजिए मेरा वेबसाइट है तो कितने वेबसाइट में एक दिन में लोग विजिट किए, राइट। उसका विजिट करने का उसका क्या प्रोफाइल है, कौन सा यूज़र आपको लॉगिन किए, राइट। कौन सा यूज़र जो है क्या काम कर रहा है, कौन सा यूज़र जो कौन सा ब्लॉग को ज़्यादा पढ़ रहा है, कौन सा वीडियो को ज़्यादा देख रहा है, उसका जो डेटा है वो डेटा जो रिपोर्ट बना रहा है। आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स, राइट। यू क्रिएट अ रीड रेप्लिका टू रन द न्यू वर्कलोड देयर। तो इस एनालिटिक्स को परफॉर्म करने के लिए आपको जो है एक रीड रेप्लिका क्रिएट कर दीजिए और वहाँ पर एनालिटिक्स को परफॉर्म कीजिए। इससे क्या होगा कि मेन आपका जो डेटाबेस में उसको लोड नहीं पड़ेगा, वर्क जो है लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द प्रोडक्शन एप्लीकेशन इज अनएफेक्टेड। इस केस में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब कभी कभी क्या होता है जब रिपोर्टिंग एप्लीकेशन कुछ चलता है तो वह डेटाबेस के ऊपर से रिपोर्ट करने लगता है, जिस कारण से जो डेटाबेस का जो एक्चुअल काम है वो काम काफ़ी स्लो हो जाता है, राइट। अब देखिए कंपनी में क्या होता है, मैं देखा हूँ कंपनी वगैरह में जो मंथली जो रिपोर्ट उसका निकलता है, जैसे एंड ऑफ द मंथ
जैसे मान लीजिए कि 30 का एंड है तो 29, 30 और 1 ये 3 दिन जो है कंपनी का रिपोर्टिंग चलता है, या 29, 30 को भी रिपोर्टिंग चलता है। उस डेट में कंपनी का जो मेन डेटाबेस है वो हैम्पर करना शुरू करता है। अगर उसका रीड रेप्लिका है तो वो क्या करता है कि उस डेट को के 1-2 दिन आगे रीड रेप्लिका को ऑन कर लेता है और सारा का सारा उसका जो है डेटा रेप्लिका में आ जाता है, और तब जाकर के रेप्लिका के ऊपर में वो अपना जो रिपोर्टिंग का एनालिसिस चलाता है। रीड रेप्लिकास आर यूज फॉर सेलेक्ट रीड ओनली काइंड ऑफ द स्टेटमेंट। रीड रेप्लिका को इसको हम लोग करते हैं केवल और केवल रीड ओनली, माने रीड करने के लिए ही हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग एसक्यूएल में बोलते हैं सिलेक्ट ऑपरेशन, राइट। यू कैन नॉट यूज टू मॉडिफिकेशन ऑपरेशन। अब मॉडिफिकेशन इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ टेबल इंसर्ट करना है, डेटाबेस इंसर्ट करना है, कुछ में कुछ अपडेट करना है, या कुछ डेटाबेस टेबल को डिलीट करना है, ये सब चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में लोग समझते हैं। व्हाट आर द RDS रीड रेप्लिकास नेटवर्क कॉस्ट। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट AWS में कॉस्ट को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग पता है कि AWS क्या है, ये है हम लोगों का क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। अगर हम इस सर्विसेज को सही इस्तेमाल करना है तो हमें इसका कॉस्टिंग कहाँ जा रहा है उसको हमको समझना पड़ता है। इन AWS देयर इज अ नेटवर्क कॉस्ट व्हेन डेटा गोज फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर। AWS में अगर एक एबिलिटी जोन से लेकर के कहीं भी डेटा जा रहा है, चाहे एबिलिटी जोन दूसरा जोन में हो या वह इंटरनेट में हो, तो उसके लिए आपका कॉस्ट लगेगा। लेकिन RDS के लिए क्या है, फॉर द RDS रीड रेप्लिका विद इन द सेम रीजन डिड नॉट पे, इट इज़ फ्री। अगर मान लीजिए कि आप सेम रीजन के अंदर में रीड रेप्लिका क्रिएट किए हैं, बट उसका डिफरेंट एबिलिटी जोन में क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप एक मुंबई रीजन में डेटाबेस क्रिएट किए हैं, मेन डेटाबेस है उसका बनाए हैं आप US ईस्ट 1A में, और उसका रीड रेप्लिका बनाए हैं आप US ईस्ट 1B में। तो यहाँ से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो डिफरेंट एबिलिटी जोन में हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन, तो इसमें रेप्लिकेशन का कोई चार्ज आपको देने का जरूरत नहीं है, नहीं देना पड़ता है। यू आर यूजिंग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू पे द रेप्लिकेशन फीस। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मेन डेटाबेस है मुंबई रीजन में है, और आपका जो रीड रेप्लिका है वो मान लीजिए कि सिंगापुर रीजन में है, राइट, तो वहाँ पर आपको रेप्लिकेशन कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। व्हाट इज RDS मल्टी एजेंट। RDS मल्टी एजेंट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करते हैं मेन एक काम कर लिए जिसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी। हम लोग डिजास्टर रिकवरी के लिए RDS का यूज़ मल्टी एजेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो फीचर्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन कंपनी के लिए जो जिसका डेटाबेस काफ़ी क्रिटिकल होता है, और उस डेटाबेस को क्रिटिकल साथ साथ उसका डेटाबेस जो है हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, वो आउटेज नहीं चाहता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएट अ सेम RDS इन अदर एजेंट विथ सिंक्रोनस रेप्लिकेशन मोड। जैसे रीड रेप्लिका क्या था, वो एसिंक्रोनस था, वहाँ पर डेटा जो है एसिंक्रोनस मोड में जो रेप्लिकेट होता था, लेकिन यहाँ पर जो है सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होगा, यानी कि संग संग जैसे आप डेटा कुछ इनपुट किए और संग संग जो है दूसरे डेटाबेस के अंदर में वो रेप्लिकेट हो जाएगा। इट इज़ स्टैंड बाय RDS नॉट अ रीड रेप्लिका, सो यू कैन नॉट परफॉर्म द रीड फंक्शन। ये क्या है, आपका एक स्टैंड बाय RDS है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम में कि एप्लीकेशन में रहा है, एप्लीकेशन क्या कर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ये इसको एक RDS का मेरा DNS एंड पॉइंट मिला हुआ है, और उस एंड पॉइंट के अंदर में देखिए मैं दिखाता हूँ कि RDS का 2 RDS है, राइट, एक मेन है और एक क्या स्टैंड बाय है। अब क्या होता है कि मेन में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो स्टैंड बाय में जाकर के वो स्टोर होता है, और यह स्टैंड बाय क्या होता है कि ये रीड ओनली मोड में नहीं रहता, ये आपका जो है एक स्टैंड बाय मोड में रहता है, यानी कि इसके आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जब हमारा जो है ये प्राइमरी फेल कर जाएगा तब आप इसको जो है एक्सेस ऑटोमेटिकली जो ये स्विच हो जाता है इसके अंदर में, और वो एक्सेस कर पाएंगे। RDS मल्टी एज इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अवेलेबिलिटी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये RDS आउटेज गया
अब इस RDS, सपोज आप स्नैपशॉट लिए हुए हैं RDS का, स्नैपशॉट से RDS को रिस्टोर करने में समय लगता है, राइट। तो उस समय आपको यहाँ पर मल्टी एजेंट में नहीं लगने वाला है। इट प्रोवाइड्स फेलियर इन केस ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी जोन। अगर मान लीजिए कि आप क्या किए कि एक RDS बनाए हैं, डेटाबेस बनाए हैं, अब जो डेटाबेस आप बनाए हैं एबिलिटी जोन आपका फेल कर गया, तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है कि आपका जो जोन फेल हुआ है वो दूसरे जोन से उस डेटाबेस को रिकवर करके आपको दे देता है। लॉस ऑफ नेटवर्क कोई कारण से लॉस हो गया है, इंस्टेंस कोई कारण से खराब हो गया है, स्टोरेज कोई कारण से फेल हो गया है, तो उस केस में काफ़ी हमको हेल्प करता है। नो मैनुअल इंटरवेंशन इन ऐप्स। अब इस केस में क्या है कि आपको ऐप में जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले मेरा ये RDS था और फेल ओवर के कारण जो है वो डेटा सेंटर खराब होने के कारण हमारा RDS का पॉइंट चेंज हो गया। नहीं, ये ऑटोमेटिक आपका ये हो जाएगा। इट इज़ नॉट यूज फॉर स्केलिंग। इसका यूज़ जो है हम लोग स्केलिंग के लिए नहीं करते हैं। स्केलिंग का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, जब आपका लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अभी भी हमारा जो लोड इसी के ऊपर में आएगा, राइट, बट ये स्टैंड बाई रहेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तब ये काम करना शुरू करेगा, राइट। रीड रेप्लिका कैन बी सेट ऑफ मल्टी एजेंट फॉर द रजिस्टर ग्रुप। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक और हम कर सकते हैं कि हमारा ये जो है इसके स्टैंड बाई ना रख करके इसका एक जो है मल्टी एजेंट के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंड बाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ताकि वहाँ से अगर हम रीड रेप्लिका क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग डेटाबेस को रीड भी कर पाते हैं। एडवांटेज ऑफ RDS मल्टी एजेंट डिजास्टर रिकवरी ओवर अ सिंगल एजेंट। आप सिंगल एजेंट कब लेंगे, कब मल्टी एजेंट लेंगे, तो ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, देखिए, जीरो डाउन टाइम ऑपरेशन, नो नीड टू स्टॉप DB। अब मल्टी एजेंट जब लेते हैं तो आपको जीरो डाउन टाइम ऑपरेशन मिलता है। आपके बैकएंड में अगर कोई कारण से डेटा सेंटर या अवेलेबिलिटी जोन आपका या आपका डेटाबेस खराब हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो दूसरे जो है स्टैंड बाई से आपका डेटाबेस काम करना शुरू कर दिया है। टू इनेबल मल्टी एजेंट जस्ट क्लिक ऑन द मॉडिफाइड डेटाबेस। आपको अगर इनेबल करना है तो उसके लिए अब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, क्योंकि मैं आप लोग को बोला हूँ कि आप लोगों के लिए मैं RDS का पूरा डिटेल्स यहाँ पर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री बेस्ड प्रीमियम जो कोर्सेस होता है उसका जो कंटेंट है आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि तभी हमको समझ में आता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, राइट। सो इनेबल जब आप करते हैं तो उसको मॉडिफाई करके आप कर सकते हैं इनेबल। तो फॉलोइंग हैपेंस इंटरनली। जैसे आप इनेबल करते हैं तो उसका एक स्नैपशॉट जो लिया जाता है जो मेन RDS है, और लेने के बाद न्यू RDS रिस्टोर फ्रॉम द स्नैपशॉट इन एजेंट, राइट, न्यू एजेंट। तो वो एक उस स्नैपशॉट से एक नए एबिलिटी जोन में एक RDS को बना दिया जाता है, राइट। सिंक्रोनाइजेशन इज इनेबल बिटवीन द टू डेटाबेस। देखिए हमारा एक क्या है, ये आपका जो क्या है, ये आपका RDS है, राइट। आप क्या करते हैं, इसके जैसे ही इसके अंदर में आप इनेबल करते हैं मल्टी एजेंट, क्या करता है, एक स्नैपशॉट लेता है, स्नैपशॉट को रजिस्टर कर देता है। रजिस्टर करने के बाद उसके अंदर में जो रेप्लिकेशन है वो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश कर देता है, ताकि जो भी डेटा यहाँ पर आए ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो डेटा रेप्लिकेट हो जाए, राइट। और अब आ गया प्रैक्टिकल डेमो का। तो आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि MySQL RDS किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जैसे कि लंच कैसे करेंगे, उसका कस्टम पोर्ट कैसे चेंज करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे चेंज करेंगे, राइट, एडमिन यूज़र, स्टैंडर्ड यूज़र कैसे बनाएंगे, उस यूज़र को रोल वगैरह कैसे देंगे, डिलीट यूज़र कैसे, हम किसी भी यूज़र को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, एक सैम्पल डेटाबेस बनाएंगे हम लोग, उसको हम लोग बैकअप लेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे, राइट। रूट का पासवर्ड चेंज करना, डिस्क चेंज करना, या आपका ऑटो स्केलिंग इनेबल करना, ये सब सारा चीज़ जो है हम आने वाले समय में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये समझने वाले हैं। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ पूरा डेटाबेस में काम करना नहीं बता रहा हूँ, आपको डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन करना बता रहा हूँ। एक क्लाउड इंजीनियर, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इस डेटाबेस को में कैसे काम करता है, राइट। अब डेटाबेस कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे लिखना है, कैसे डिज़ाइन करना है, वो डेटाबेस
एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, लेकिन डेटाबेस को क्रिएट करना, उसका बैकअप लेना, उसका रिस्टोर करना, उसका मेंटेनेंस करना, सारा का सारा काम जो होता है एक क्लाउड इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर के ऊपर में रहता है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बातें करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ।